नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास एकोल एग्ज़ाम पर। दोस्तों हम लोग इस समय टॉपर्स टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें ऑल स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को समाहित किया है और इन्हीं परीक्षाओं में आगामी आने वाले एग्ज़ाम में हमने मोस्ट संभावित प्रश्नों को समाहित किया है। और इसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। एक सेकंड दोस्तों, इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश और अन्य संबंधित विषय। अन्य संबंधित विषय में जैसे हमने खास तौर से आज नदी तंत्र को लिया है। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के भौतिक प्रदेशों में कौन सा क्षेत्र उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ये हिमालय, बी काराकोरम, सी पश्चिमी घाट, डी लद्दाख। तो पश्चिमी घाट जो है भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी हिमालय, काराकोरम और लद्दाख हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। पश्चिमी घाट भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? ए दक्कन पठार, बी महाराष्ट्र पठार, सी कर्नाटक पठार, डी तमिलनाडु पठार। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा दक्कन का पठार है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है जिसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर से 900 मीटर तक की है। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी सिंधु। तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा नदी द्वारा निर्मित किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, और गंगा नदी द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं जो उत्तर का विशाल मैदान है गंगा नदी द्वारा कैसे निर्मित किया गया है। तो एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से होता है। अलकनंदा का उद्गम अलकापुरी के फतोपंथ, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड के अलकापुरी के फतोपंथ हिमानी यानी कि फतोपंथ ग्लेशियर से होता है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा के बाएं साइड से यानी कि बाएं तट से क्रमशः विष्णु मिलने वाली नदियां हैं। विष्णु प्रयाग में मिलने वाली गंगा नदी मिलती, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है क्रमशः। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले उसमें विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है और दाएं तट पे रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। केदारनाथ इसी मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है और जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। भागीरथी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। टिहरी नामक स्थान पर बाएं तट से भिलांगना नदी भागीरथी नदी से मिलती है और इसी भागीरथी नदी से जहाँ ये भिलांगना नदी मिलती है यहीं पे टिहरी बांध बनाया गया है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी में बाएं साइड से क्रमशः कन्नौज में रामगंगा, वाराणसी में वरुणा, गाजीपुर में गोमती, छपरा में घाघरा, हाजीपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, भागलपुर में कोसी, मालदा में महानंदा नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। और गंगा में दाएं साइड से क्रमशः प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में यमुना और टोंस और पटना में सोन नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी भागीरथी और हुगली नामक 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। भागीरथी में ब्रह्मपुत्र
नदी के मिल जाने से यह नदी पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। पद्मा में मेघना नदी के मिल जाने से यह नदी मेघना नाम से आगे बहकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। तो हमने इस पर देख लिया भाई, ये गंगा नदी किस तरह से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो प्रश्न संख्या 4 है, भारत के पश्चिमी हिमालय में कौन सा प्रमुख दर्रा है? ए नाथुला, बी बद्रीनाथ, सी जोजिला, डी थांगला। तो भारत के पश्चिमी हिमालय में बद्रीनाथ प्रमुख दर्रा है। सही आंसर है जोजिला। बद्रीनाथ तो धाम का नाम है, जोजिला प्रमुख दर्रा है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। जोजिला दर्रा पश्चिमी हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रा है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 5 है, पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ए गंगा, बी सोन, सी ब्रह्मपुत्र। ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सोन। पूर्वांचल की पहाड़ियों में सबसे प्रमुख नदी सोन बहती है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। और पूर्वांचल की पहाड़ियों, मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी है, सबसे ऊपर है, जहाँ से सोन नदी निकलती है और 780 किलोमीटर बहते हुए गंगा में मिल जाती है पटना में जाके। और सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोमत और कान्हार हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी नंगा पर्वत, डी गॉडविन ऑस्टिन या K2। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 पर्वत है जो 8,611 मीटर ऊंची है। प्रश्न संख्या 7 है, दक्षिणी भारत के किन पठारों को सहायक पठार के रूप में जाना जाता है? ये दक्कन का पठार, और बी महाराष्ट्र का पठार, और महाराष्ट्र और कर्नाटक का पठार। ए में था दक्कन और मालवा का पठार, बी है महाराष्ट्र और कर्नाटक का पठार, सी है तमिलनाडु और का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, डी है ओडिशा उच्च भूमि और तेलंगाना पठार। तो दक्षिण भारत के पठारों में सहायक पठार, तमिलनाडु के पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमियों को कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। तमिलनाडु पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, दक्षिणी भारत के तमिलनाडु पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ सहायक पठार के रूप में जानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए महेंद्रगिरी, दो नीलगिरी, ये नीलगिरी होगा, सी धूपगढ़, डी बेलाघाट। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। प्रश्न संख्या 9 है, गंगा और यमुना के बीच विशाल मैदान को क्या कहते हैं? ए भाबर, बी तराई, सी कांप और डी खादर। गंगा और यमुना के बीच विशाल मैदान को खादर कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। दोस्तों, गंगा की तो हम चर्चा कर लिए थे और एक बार यमुना पे नज़र डाल लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। गंगा और यमुना के बीच स्थित मैदान को खादर कहते हैं जो उपजाऊ और अन्य क्षेत्र होता है। वैसे तो यमुना भी गंगा के ट्रिब्यूटरी है और यमुना नदी के बारे में एक बार देख लेते हैं। यमुना गंगा की दाएं साइड से यानी कि दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी में बाएं तट से टोंफ गढ़वाल के बाएं तट से क्रमशः टोंफ एक गढ़वाल से निकलकर और हिंडन गाजियाबाद में ये नदियां जो है हिंडन और टोंफ
हिंडन जो टोंक जो कि गढ़वाल से निकलकर और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ही यमुना से मिल जाती है लेफ़्ट साइड से, और हिंडन गाज़ियाबाद में यमुना से मिलती है लेफ़्ट साइड से। और दाएं साइड से क्रमशः इंदौर एमपी की जानापाव पहाड़ी से निकलकर चंबल नदी इटावा में, विंध्य पहाड़ियों से निकलकर बेतवा नदी हमीरपुर में, और कैमूर पहाड़ियों से निकलकर केन बांदा में यमुना नदी से मिलती है। और छिप्रा नदी काकीबाड़ी पहाड़ियों से निकलकर चंबल में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियां बरेन, फेंगर और रिहंद हैं। काली सिंध भी है यमुना की सहायक नदी। और यमुना 1376 यानी कि 1376 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो हम ये देखें भाई, गंगा और यमुना किस तरीके से खादर क्षेत्र का निर्माण करती हैं। और इसमें एक बार हम गंगा तंत्र पढ़ लिए थे और गंगा का ही पार्ट यमुना तंत्र को भी हमने देख लिया है। और प्रश्न संख्या 10 है, मालवा का पठार प्रमुख खनिज का मालवा पठार का प्रमुख संसाधन क्या है? ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, डी सोना। तो मालवा पठार का प्रमुख अयस्क लौह अयस्क है, प्रमुख खनिज। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। मालवा पठार में प्रमुख खनिज संसाधन लौह अयस्क है, जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में शामिल है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाईमुड़ी, बी अन्नामलाई, सी डोडा बेट्टा, डी मुरुगन। तो भारत के पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, सॉरी अनाईमुड़ी है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, यहाँ पे ये सी गलत दिया हुआ है। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। प्रश्न संख्या 12 है, कर्नाटक का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी शैल, डी सैंडस्टोन। कर्नाटक का पठार ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से बना है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। कर्नाटक का पठार प्रमुख ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, जो इसके गठन की विशेषता है। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर के शिवालिक हिमालय की प्रमुख विशेषता क्या है? ए ऊंचाई, बी बर्फ से ढका होना, सी ढलवा पहाड़ियाँ, डी ज्वालामुखीय गतिविधियाँ। तो उत्तर के शिवालिक हिमालय की प्रमुख विशेषता है ढलवा पहाड़ियाँ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। शिवालिक हिमालय की प्रमुख विशेषता उसकी ढलवा पहाड़ियाँ हैं, जो उन्नत पर्वत श्रृंखला के रूप में होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख नदी कौन सी है? ये गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जो पूर्वी भाग में बहती है और व्यापक मैदानी यानी कि इसकी पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर क्षेत्र बनाती है। तो एक बार हम ब्रह्मपुत्र को देख लेते हैं कि उत्तर पूर्वी हिमालय की किस प्रकार के सबसे प्रमुख नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में फांगपो या यारलुंग जंगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र और दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। दिबांग नदी तिब्बत की मिसमी पहाड़ी से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में बाएं तट के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अहुई, एमरा, एडजोन एवं डिम्ब दिबांग की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में असम से बाएं तट से क्रमशः लोहित, धनसिरी, कपिली, देफांग और दिखो आदि नदियां मिलती हैं। और दाएं तट से सुबनसिरी जिसका उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है, और मानस जिसका उद्गम स्थल भूटान है। ये दाएं तट से असम में ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदियां हैं। और इसके अलावा रंगा और जिया फरेली नदियां भी हैं, जो बाएं तट के
जिया भरेली, ये और इसके अलावा और भी नदियां हैं। बहुत सारी नदियों का नाम लेंगे तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये बाएं तट पे आके यमुना में मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र में, असम में मिलती हैं। और तीस्ता इसका ये सिक्किम में जेमुई ग्लेशियर या चमालू ग्लेशियर से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और संकोफ नदी ये भी ये भूटान से निकलकर, उत्तरी भूटान से निकलकर बांग्लादेश और असम की सीमा बनाती हुई ये बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यानी कि ये प्रश्न पूछ सकता है कि बांग्लादेश और असम की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये बनाती है संकोफ नदी। और ये कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान से। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी, जेमू या चमालू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो तीस्ता नदी निकलती है। और ये दोनों बांग्लादेश में दाएं तट के एक ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली नदियां हैं। बराक नदी नागालैंड के जापोवा पहाड़ी से निकलकर नागालैंड, मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये बाएं तट से मिलती है। ब्रह्मपुत्र गंगा, यानी कि जब गंगा का नाम पद्मा होता है, में मिलकर चांदपुर में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि बहुत सारी उधर की सारी नदियाँ ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र इतना अधिक होने के कारण ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्वी हिमालय की सबसे प्रमुख नदी है। प्रश्न संख्या 15 है, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ए कंचनजंगा, बी धूपगढ़, सी नीलगिरी, डी बैलाघाट। तो विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अभी हमने सतपुड़ा कहा था दोस्तों, इसके 1-2 प्रश्न पहले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सतपुड़ा भी जो है विंध्याचल का ही एक पार्ट है। और मैकाल पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के दक्कन पठार की प्रमुख नदी क्या है? कौन सी है? मतलब ए गोदावरी, बी गंगा, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। तो भारत के दक्कन के पठार की सबसे प्रमुख नदी गोदावरी है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और देख लेते हैं दोस्तों गोदावरी किस तरीके से दक्कन के पठार की प्रमुख नदी है। तो दक्कन के पठार में गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो इसका मुख्य जल स्रोत है। और एक बार गोदावरी नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से होता है। और गोदावरी का बेसिन क्षेत्र, इसका बेसिन क्षेत्र जो है गोदावरी नदी का 48.6% महाराष्ट्र में, 18.8% तेलंगाना में, 4.5% आंध्र प्रदेश व यमन यानी कि जो पांडिचेरी का एक द्वीप है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, उनमें दोनों में मिलाकर 4.5%। और 10.9% छत्तीसगढ़ में, 10% मध्य प्रदेश में, 5.7% ओडिशा में तथा 1.4% कर्नाटक में पड़ता है। गोदावरी की सहायक नदियाँ प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, दुधना, इंद्रावती तथा मंजीरा है। मंजीरा नदी हैदराबाद में गोदावरी नदी में मिलती है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? ए ऊंचाई, बी जलवायु, सी औषधि सामग्री, डी वनस्पति। तो भाबर क्षेत्र की सबसे मुख्य विशेषता है औषधि सामग्री। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता इसकी औषधि सामग्री है, जो नदी द्वारा लाए गए सिल्ट से बनती है। प्रश्न संख्या 18 है, पूर्वी तटीय मैदान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी।
तो पूर्वी तटीय मैदान की सबसे प्रमुख नदी कावेरी है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। पूर्वी तटीय मैदान में कावेरी नदी जो कि 800 किलोमीटर बहती है, ये दक्षिण भारत में बहती है और तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ये कावेरी नदी किस प्रकार से पूर्वी तटीय भारत की सबसे प्रमुख नदी है। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 मीटर की ऊंचाई पर से होता है। कावेरी का अपवाह क्षेत्र 3% केरल में, 41% कर्नाटक में तथा 56% तमिलनाडु में पड़ता है। हेरंगी, हेमवती, लोकापावनी, शिमसा और अकावती कावेरी की बाएं तट के मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती कावेरी की दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तिरुचिरापल्ली के से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर कावेरी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, उत्तर में कोलेरून तथा दक्षिण में कावेरी के नाम से। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, दोस्तों गोदावरी को दक्षिण की गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा तथा इसके प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत में कावेरी ही ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करके कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के पश्चिमी घाट में कौन सी प्रमुख नदी पश्चिम की ओर बहती है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी ताप्ती, डी महानदी। दोस्तों भारत के पश्चिम घाट की ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर बहती है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। ताप्ती नदी ये देख लेते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा हम डिटेल में चर्चा करते हैं, इसमें तो कम लिखा हुआ है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी 762 मीटर की ऊंचाई से निकलकर ये 724 किलोमीटर की दूरी तय करके पश्चिम की ओर सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके बेसिन का 79% भाग यानी कि 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग गुजरात में पड़ता है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। ए बृहद हिमालय, बी लघु हिमालय, सी मध्य हिमालय, डी बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है जो नदी घाटियों के किनारे फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई, शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर है। प्रश्न संख्या 21 है, कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए बेलाघाट, बी मुल्यानगिरी, सी धूपगढ़, डी नीलगिरी। ये नीलगिरी होगा। तो कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, मुल्यानगिरी। कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी ये बाबा बुदन की पहाड़ी पर है। इसकी ऊंचाई 1930 मीटर है। प्रश्न संख्या 22 है, जीवी महाकल्प युग के दौरान कौन सी प्रमुख भूगर्भीय प्रक्रिया हुई है। ए पर्वतीय निर्माण, बी फैल का गठन, सी समुद्र स्तर में वृद्धि, डी पर्वत श्रृंखलाओं का विघटन। तो जीवी महाकल्प के दौरान पर्वतों का निर्माण हुआ है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। जीवी महाकल्प युग के दौरान प्रमुख भूगर्भीय प्रक्रिया पर्वतीय निर्माण थी, जिसमें मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 23 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में किस क्षेत्र को खादर कहा जाता है। ये पुराना मैदान, सी ताज़ी अवसाद के युक्त क्षेत्र, सी क्षारीय मिट्टी वाला क्षेत्र, डी कटाव वाला क्षेत्र। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में ताज़ी अवसाद के युक्त क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी।
भाबर प्रश्न संख्या 24 है, भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ए बर्फीले ग्लेशियर, बी लवणीय मिट्टी, सी औषधि सामग्री, डी घने वन। तो भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है औषधि सामग्री। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता उसकी औषधि सामग्री है जो नदी द्वारा लाए गए फिल्ट से बनती है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय का प्रमुख ग्लेशियर कौन सा है? ए सियाचिन, बी नंदा देवी, सी डॉक्टर, टी अंगरी। तो भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय का सबसे प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ये सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। प्रश्न संख्या बड़ा और सबसे ऊंचा भी है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में भूकंप प्रभाव क्षेत्र जोन 5 किस क्षेत्र को दर्शाता है? ए न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र, बी अधिकतम प्रभाव क्षेत्र, सी मध्यम प्रभाव क्षेत्र, डी न्यून प्रभाव क्षेत्र। तो ये जो भूकंप का जोन 5 है ये अधिकतम प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। जोन 5 भारत के सबसे उच्चतम भूकंपीय प्रभाव वाले क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें हिमालय क्षेत्र शामिल है। प्रश्न संख्या 27 है, पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग गुजरात के क्षेत्र में आता है? ए कोंकण, बी मालाबार, सी कच्छ का तट, डी गोवा तट। तो पश्चिमी तटीय मैदान का कच्छ का तट ये जो भाग है गुजरात के क्षेत्र में आता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। पश्चिमी तटीय मैदान का कच्छ का तट गुजरात के क्षेत्र में आता है जो कच्छ जिले के तटीय क्षेत्र को शामिल करता है। प्रश्न संख्या 28 है, पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो पूर्वी तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदान में गंगा नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। यह तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 29 है, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए बारोमीटर, बी सिस्मोमीटर, सी थर्मामीटर और डी एनीमोमीटर। भूकंप को नापने के लिए सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता और कंपन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 30 है, भारत के तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? ए ऊंचाई, बी जलवायु, सी उपजाऊ मिट्टी, डी घना वन। तो भारत के उत्तर के तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता है उपजाऊ मिट्टी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता उसकी उपजाऊ मिट्टी है जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 31 है, बुंदेलखंड का पठार का मुख्य खनिज क्या है? ए कोयला, बी लौह, सी बॉक्साइट, डी ग्रेनाइट। तो बुंदेलखंड का पठार का मुख्य खनिज ग्रेनाइट है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। बुंदेलखंड का मुख्य खनिज ग्रेनाइट है जो क्षेत्र की प्रमुख चट्टान है। प्रश्न संख्या 32 है, कश्मीर हिमालय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए कश्मीर घाटी, बी लद्दाख, सी जम्मू, डी श्रीनगर। तो कश्मीर हिमालय का प्रमुख क्षेत्र कश्मीर घाटी है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। कश्मीर हिमालय का प्रमुख क्षेत्र कश्मीर घाटी है जो इस क्षेत्र का सबसे उपजाऊ और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न संख्या 33 है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रमुख विशेषता क्या है? ए ये बेसाल्टिक चट्टानें हैं, बी ए ग्रेनाइट चट्टानें हैं, सी ए औषधि चट्टानें हैं, डी ए रूपांतरित चट्टानें हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये औषधि चट्टानें हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें औषधि चट्टानें हैं जो प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप के अवशेष हैं। प्रश्न संख्या 34 है, भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र को अंगरी कहा जाता है? ए कश्मीर हिमालय, बी लद्दाख श्रेणी, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। तो भारत के लद्दाख श्रेणी को अंगरी कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। लद्दाख को अंगरी भी कहा जाता है जो इस क्षेत्र की मुख्य चोटी है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में कांप प्रदेश की विशेषता क्या है? ये उपजाऊ मिट्टी, बी भारी वर्षा, सी क्षारीय मिट्टी, डी छिछला उफाद।
भारत के कांप क्षेत्र की विशेषता छिछला उफाद। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। कांप प्रदेश की विशेषता छिछला उफाद है जो इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 36 है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से किस प्रकार की उफादी चट्टानें पाई जाती हैं? ये फेल, बी सैंडस्टोन, सी बलुआ पत्थर, डी ग्रेनाइट। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में सैंडस्टोन पाया जाता है जो अफादी चट्टानों में पाया जाता है। सैंडस्टोन कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से सैंडस्टोन पाई जाती है जो अफादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय द्वीप समूह में कौन सा द्वीप समूह पश्चिमी तट समुद्र तट पर स्थित है? ए अंडमान और निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी फेनिन द्वीप समूह, डी मोलुक्कन द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप भारतीय द्वीप समूह के पश्चिमी तट पर स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप समूह भारतीय पश्चिमी तट पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्वी समुद्री तट पर है। प्रश्न संख्या 38 है, पूर्वी घाटों की प्रमुख नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। तो पूर्वी घाटों की सबसे प्रमुख नदी कावेरी नदी है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर बहते हुए ये प्रवाहित होती है और इसका सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के किस हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक हिमनद पाए जाते हैं? ए कश्मीर हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय, डी हिमाचल प्रदेश। तो भारत के कश्मीर हिमालय में सबसे अधिक हिमनद पाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय काराकोरम श्रेणी में सबसे अधिक हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं जिनमें सियाचिन और नंदा देवी ग्लेशियर शामिल हैं। प्रश्न संख्या 40 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ए ताजे अफाद, बी पुराना अफाद, सी जलवायु, डी वनस्पति। तो पुराना अफाद उत्तर भारत की विशाल मैदान के बांगर क्षेत्र की विशेषता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। बांगर क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान में पुरानी अफाद से युक्त होता है जो अपेक्षाकृत उच्च और सबसे पुराना होता है। प्रश्न संख्या 41 है, कोरोमंडल मैदान के किस तटीय क्षेत्र में स्थित है? कोरोमंडल मैदान भारत के किस तटीय क्षेत्र में स्थित है? ए पश्चिमी तटीय क्षेत्र, बी पूर्वी तटीय क्षेत्र, सी उत्तर तटीय क्षेत्र, डी दक्षिण तटीय क्षेत्र। कोरोमंडल मैदान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। कोरोमंडल मैदान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय भूगर्भीय समय सारणी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस अवधि में बनती हैं? ए आर्कियन युग के अंत में, बी प्रोटोजोइक युग की शुरुआत में, सी पेलियोजोइक युग के मध्य में, डी मेसोजोइक युग के अंत में। तो भारतीय भूगर्भ समय सारणी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रोटोजोइक युग की शुरुआत में बनती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रोटोजोइक युग 2.5 अरब वर्ष पूर्व की शुरुआत में बनती हैं जो आर्कियन युग के अंत और पेलियोजोइक 59 करोड़ वर्ष पूर्व की शुरुआत के बीच की अवधि है। प्रश्न संख्या 43 है, आर्कियन क्रम की चट्टानें किस युग की हैं और इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये आर्कियन युग प्रमुख रूप से क्रिस्टलाइन चट्टानें, बी प्रोटोजोइक युग अफादी चट्टानें, सी पेलियोजोइक युग बेसाल्ट चट्टानें, डी मेसोजोइक युग ग्रेनाइट चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें आर्कियन युग की हैं और प्रमुख रूप से ये क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। आर्कियन क्रम की चट्टानें आर्कियन युग यानी कि 4 अरब वर्ष पूर्व की हैं और इनमें प्रमुख रूप से क्रिस्टलाइन चट्टानें शामिल हैं। क्रिस्टलाइन चट्टानें शामिल हैं जो कि गनीस और क्वार्टजाइट हैं, जैसे गनीस और क्वार्टजाइट। प्रश्न संख्या 44 है, नदियों के प्रवाह तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ए पश्चिमी घाट, दो उत्तर पूर्वी भारत,
सी दक्कन पठार, डी हिमाचल प्रदेश। तो नदियों के प्रवाह क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ये हम चर्चा कर लिए हैं और यह असम और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में बहती है। प्रश्न संख्या 45 है, इसकी डिटेल में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो आप पुराने प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बेला घाट, बी नीलगिरी, सी महेंद्रगिरी, डी धारवाड़। पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र को चुनार डेल्टा कहा जाता है? ए गंगा डेल्टा, बी ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सी गोदावरी डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। तो गंगा डेल्टा को भारत का चुनार डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। चुनार डेल्टा गंगा नदी के द्वारा निर्मित होता है, जो गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है और इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के हिस्से में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? ये बॉक्साइट, बी कोयला, सी लौह अयस्क, डी ग्रेनाइट। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के हिस्से में कोयला क्षेत्र पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के हिस्से में प्रमुख खनिज कोयला पाया जाता है, जो मध्य भारत में बहुतायत में उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत के किस पठार को मालवा पठार के नाम से जाना जाता है? ए मध्य प्रदेश पठार, बी उत्तर भारत पठार, सी दक्षिण भारत पठार, डी पश्चिमी भारत पठार। और भारत के मध्य प्रदेश पठार को मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, मध्य प्रदेश पठार। मालवा पठार मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है और इसे इस क्षेत्र की प्रमुख पठार माना जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय में खिलर दर्रा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय में खिलर दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। खिलर दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख दर्रों में से एक है। प्रश्न संख्या 50 है, अर्क नामक ग्लेशियर भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ए लद्दाख, बी कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो अर्क नाम का ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, लद्दाख। अर्क ग्लेशियर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह इस क्षेत्र के प्रमुख ग्लेशियर में से एक है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन और प्रश्न हम 50 तक ही रखते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं यहीं पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके बाकी के प्रश्न हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी समय पर, इसी चैनल पे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।